एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आप हेडिंग देख रहे होंगे, आज का वीडियो इसी पे होने वाला है, द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, है ना। तो हिस्ट्री क्या है इसकी, जैसे सी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, जैसे कंपाइलर वगैरह हमने देख लिया क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो अब तक तो आप जाके देख सकते हैं, पहले वो वीडियो देख लें फिर इस पर आ जाए, है ना। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले, जब हम पढ़ने जाते हैं उसके पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि हम क्या करें, उसकी हिस्ट्री जान लें, उसके बैकग्राउंड की चीज़ें जान लें, ताकि हमें वो पढ़ने में सीखने में बहुत आसानी हो जाए। इसमें आपका ना मन लगने लगेगा कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझ में आएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट को लेके, मज़ा आने लगेगा आपको पढ़ने में, है ना। तो वही चीज़ है कि सी लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या है, हम इसमें देखते हैं हिस्ट्री क्या था और कैसे ये बना, कब बना, किसने बनाया और बनाने का रीज़न क्या था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो मेरा नाम अजमत है, तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज दो तरीके से समझते हैं। पहला है कि इसे बनाया गया था जो 1970 में बाय डेनिस रीचे, है ना, बाय डेनिस रीचे, डेनिस मार्टिन रीचे, इनका पूरा नाम है डेनिस मार्टिन रीचे। और दूसरा इसके बारे में है, ये 1972 में बनाया गया बाय डेनिस रीचे। सेम ऑथर थे बट यहाँ पे ईयर दो दे रखे हैं, है ना, अपने पढ़ने के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका रीज़न ये था कि जो 1972 है ये तो सही है, परफेक्ट है, हम जानने से हमारे जो एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्वेंट हुआ 1972 में ही हुआ। क्यों हुआ, बन तो गया था आपका 1970 में ही बन गया था, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हो गई थी, बन गई थी इन द 1970। तब इसे कोई नहीं जानता था। जब इसका पहला बुक आया, जब पहली बुक आई इसकी, वो किस नाम से थी, बुक का नाम था द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट एडिशन आया था इसका ना, फर्स्ट एडिशन आया। ये बुक आई 1972 में। अब जब ये बुक लॉन्च हुई तब हमने स्टार्ट कर दिया क्या कि हमारी सी लैंग्वेज किस में आई, 1972, इस बुक के वजह से। यानी जो बुक हमारी फर्स्ट बुक थी जो सी लैंग्वेज पे लिखी गई, वो लिखी गई हमारी 1972 में। तब से हम जानने लगे कि हमारी सी लैंग्वेज क्या आई है, किस में आई है, 1972 में। बन तो गई थी 1970 में ही, है ना। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब देखते हैं कि क्या अकेले ने, डेनिस रीचे ने अकेले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा या इसके साथ भी कोई किसी ने काम किया या कई लोग काम किया ना। तो इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ। जब डेनिस रीचे, इतनी चीज़ें आपने क्लियर हो गई क्यों आया, मतलब इन द 1972 में क्यों, कैसे इसके एज समझा गया कि लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज द पहली जो बुक लिखी गई थी द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट एडिशन जब लिखा गया था वो डेनिस रीचे के द्वारा लिखा गया, वो लिखा गया 1972 में। तब से हम जानने लगे, तब से ये लोग कहने लगे कि मतलब ये 1972 में आए। बन तो गई थी लैंग्वेज 1970 में। देखिए, अब हम देखते हैं इसके पीछे और भी लोग थे या फिर नहीं थे, कैसे बनाया गया, मोटो क्या था इसका, मतलब पर्पज़ क्या था बनाने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, इन द 1960 डेनिस और इनके कई सारे साथी थे जो एम्प्लॉय थे एज AT&T कंपनी में, है ना, एम्प्लॉय थे। AT&T कंपनी है, अमेरिका में थी या है पता नहीं, AT&T, है ना, जिसका नाम कहते हैं हम लोग अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, इस नाम की कंपनी थी इन द अमेरिका। तो उस कंपनी को उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका नाम था मल्टिक्स। क्या नाम था, मल्टिक्स। उस प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि उसमें करना ये था
कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो बड़े कंप्यूटर के लिए सूटेबल हो और वो कंप्यूटर लगभग हज़ारों लोग एक साथ यूज़ कर सकें, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए। ऐसा प्रोजेक्ट उन्हें मिला AT&T को, और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे डेनिस रिचे, केर्निगान और बहुत सारे ऐसे उनके जो टीम्स थे ना, उस पे काम करने लगे इन द 1960 में। क्या हुआ, इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद जब 1969 आया, 1969 क्या हुआ कि इन द 1969 AT&T ने इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया। कुछ सम रीज़न की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोजेक्ट को उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या करें कि डेनिस रिचे और यहाँ पे जो केन थॉमसन, इनके एक साथ ही एम्प्लॉय थे अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी में, इन्हीं के साथ काम करते थे। तो इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना शुरू कर दिया कि कुछ काम किया जाए, है ना। तो जो केन थॉमसन थे, इनके साथ जो एज अ टीम वर्कर्स थे, टीम के साथ काम कर रहे थे, केन थॉमसन ने असेंबलर का नाम सुना होगा। इन द असेंबलर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक नई फाइल, न्यू फाइल वर्जन, मतलब फाइल का नया वर्जन लिखना शुरू कर दिया। फाइल लिखने लगे, न्यू फाइल लिखने लगे ना, नए फाइल का वर्जन लिखने लगे इन द कंपाइलर के कौन से वर्जन पे, इस पे का भी मैं नाम बता देता हूँ, PDP है ना, PDP 7। ये उस असेंबलर का नाम था। असेंबलर के वर्जन पे इन्होंने नए फाइल को लिखना शुरू कर दिया। इन्होंने लिखा, कुछ टाइम स्पेंड किया उसके साथ, लिखना शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद इनके मन में और कुछ चीज़ें आई कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इन्होंने मल्टिक्स प्रोजेक्ट से नॉलेज गेन किया था, उस पर इन्होंने 9 साल काम किए थे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी ना इन्होंने। तो क्यों ना उस नॉलेज को हम अपने नए फाइल सिस्टम पे लिखें, मतलब इन्वेंट करें और इसे और इम्प्रूवमेंट करें। तो जब इन्होंने ऐसा किया कि इम्प्रूवमेंट किया, उस पर बहुत सारा काम किया, काम करने के बाद में जो चीज़ रिजल्ट बन के आई उसका नाम इन्होंने नहीं रखा, उसका नाम यूनिक्स रखा गया। क्या रखा गया? यूनिक्स सिस्टम, है ना, यूनिक्स सिस्टम, आपने नाम सुना होगा, यूनिक्स सिस्टम। जो इस सारी चीज़ों से बन के आया यूनिक्स। और यूनिक्स उसे किसने कहा, यहाँ पे एक है आपके W केर्निगान ने उस फाइल सिस्टम को इन्होंने क्या बोला, एक यूनिक्स सिस्टम का नाम दे दिया ना। इतनी सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने फाइल सिस्टम किसने लिखा, केन थॉमसन ने, और उसका नाम यूनिक्स किसने दिया, W केर्निगान ने, है ना। तो इतनी चीज़ें होने के बाद में ये सारी चीज़ें देखी गई कि ये जो प्रोग्राम्स लिखे जा रहे हैं, सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग की जा रही है, वो किस में लिखी जा रही, अर्ली मतलब पहले किस में लिखी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज में, है ना, असेंबली भाषा में लिखी जाती थी। तब जब ये असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि मतलब बहुत सारी फाइल है, जैसे एक छोटा सा भी प्रोग्राम लिखना है आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कई सारे पेजेस में जाके वो बन के तैयार होती थी। इन सब चीज़ों का ड्रॉप बैक हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों का मतलब कमियां देखने के बजाय देखते हुए क्या हुआ कि आपका क्या आया, बी लैंग्वेज पिक्चर में आई। क्या आई? बी लैंग्वेज पिक्चर में आई, बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज के मतलब बी लैंग्वेज किसने लिखा था, इन बी लैंग्वेज को भी केन थॉमसन ने ही लिखा था। केन थॉमसन, है ना, इसके कौन थे, केन थॉमसन, मैं लिख देता हूँ, केन थॉमसन। केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज लिखी। रीज़न ये था लिखने का कि जो भी बी लैंग्वेज आने से पहले जो भी लैंग्वेज लिखी जाती थी, जो भी प्रोग्राम किए जाते थे, वो असेंबली लैंग्वेज में किए जाते थे। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी उससे, है ना। तो जब बी लैंग्वेज एक पहली ऐसी लैंग्वेज केन थॉमसन ने बनाई जो हाई लेवल में लिखी जाने लगी, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाने लगी। तब अब बी लैंग्वेज कहाँ से आया, मैं ये बता दूं आपको। बी लैंग्वेज का सीन ये था कि बी लैंग्वेज डायरेक्टली ड्राइव हुआ था किससे, BCPL से, BCPL।
BCPL का नाम सुना होगा आपने, BCPL लैंग्वेज थी जो बी लैंग्वेज से पहले आई थी। ये भी किस में लिखा जाता था, असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये भी असेंबली लैंग्वेज बेस्ड थी, असेंबली लैंग्वेज था, है ना। BCPL से ड्राइव हुआ बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज जो थी पहली लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया, पहली लैंग्वेज ऐसी बनी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाने लगी। BCPL किसने लिखा था, यहाँ पे मार्टिन रिचार्ड, मार्टिन रिचार्ड थे जिन्होंने क्या लिखा था, BCPL लैंग्वेज। और BCPL से डायरेक्टली ड्राइव हुई बी लैंग्वेज। और बी लैंग्वेज में चेंजेस क्या किया गया कि BCPL जो था वो आपका असेंबली लैंग्वेज बेस्ड था, और जो बी लैंग्वेज है यहाँ पर जिन्होंने केन थॉमसन ने लिखा इन द 1969 में, है ना, इन द 1969 में केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज लिखा। बी लैंग्वेज बड़ा फेमस हुआ उस टाइम पे, मतलब अब चीज़ें जो आपकी 10 पेज में आने लगी, जो हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करके 10 पेज में लिखते थे, वो अब जाके बी लैंग्वेज यूज़ करके 2 से 3 पेज में हमारा हो जा रहा था, मतलब बहुत इफिशिएंसी आ गई। तो सब लोगों ने उस टाइम बड़ा फेमस लैंग्वेज हुआ कि सब लोगों ने क्या किया, शुरू कर दिया बी लैंग्वेज यूज़ करो, अपने बी लैंग्वेज यूज़ करो, असेंबलर में बी लैंग्वेज यूज़ करो, इंटरप्रेटर में, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बी लैंग्वेज यूज़ करने लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, उस टाइम पे बड़ा चलन हुआ बी लैंग्वेज का। बट यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये था उस टाइम पे बी लैंग्वेज का, इससे ना डेटा टाइप का कोई नॉलेज नहीं था। डेटा टाइप यहाँ पे जो ड्रॉबैक था इसका, ड्रॉबैक था इसका, वो फर्स्ट क्या था आपका, सिर्फ डेटा टाइप ये नहीं जानता था, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी। इसमें जो भी कीवर्ड्स, जो भी वर्ड्स टाइप के जाते हैं मशीन वर्ड में टाइप करने पड़ते थे, तो इससे डेटा टाइप का नॉलेज नहीं था। दूसरा क्या था, इससे स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था। स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, हमारे सी लैंग्वेज में है स्ट्रक्चर का टॉपिक, स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था, है ना, स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था इसे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तब डेनिस रीचे आए पिक्चर में, है ना, डेनिस रीचे पिक्चर में आए कि क्यों ना इस लैंग्वेज को, बी लैंग्वेज को और इन्हांस किया जाए, ताकि इसमें ना जो भी कमियां उसे दूर की जाए और नया लैंग्वेज बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसमें और भी काम करना शुरू किया। इन द 1971 नहीं, हाँ, इन द 1969 में इन्होंने काम करना शुरू किया ऑन द बी लैंग्वेज पे इन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने और भी सारे इम्प्रूवमेंट किए इसमें डेटा टाइप का डेटा टाइप समझने की चीज़ें उसमें डाली, और भी बहुत सारे इन्हांसमेंट दिए। तब जाके बना उन्होंने उसका नाम दिया सी लैंग्वेज। क्या दिया नाम, सी लैंग्वेज नाम दिया उसका डेनिस रीचे ने। डेनिस रीचे ने, यहाँ पे आपका सवाल ये होना चाहिए कि अकेले ने काम किया डेनिस रीचे सी लैंग्वेज पे, या और भी साथ इनके थे कोई। एक और थे जिनका नाम था W केर्निगान, लेकिन हम किसी भी बुक में इनका नाम नहीं देखते, या फिर हम कहीं भी किसी के मुंह से ये नहीं सुनते कि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब इनकी पहली बुक आई सी लैंग्वेज पे, जिसका नाम था मैं इधर लिख देता हूँ। जब इनकी पहली बुक आई द सी लैंग्वेज, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट एडिशन इसकी आई जब, तो इस बुक में इन्होंने कहा कि W केर्निगान ने कहा कि इस लैंग्वेज को बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, इसमें जो पूरा क्रेडिट जाता है, जो पूरा श्रेय जाता है,
वो डेनिस रीचे को जाता है। इसलिए क्या हुआ, ये बुक किस में, कौन से सन में, 1972 में लिखी गई। तब से हम जानने लगे 1972 में हमारी सी लैंग्वेज आई थी, है ना। वहाँ पे फिर इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इसमें, सी लैंग्वेज लिखने में। इन्होंने पूरा जो लिखा है वो डेनिस रीचे ने लिखा है। हालांकि थोड़ा बहुत काम इन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे मना कर दिया अपना नाम डालने से, है ना, कि इस बुक में मेरा नाम ना डालो। और ऐसे सारी चीज़ें हुई कि उन्होंने मना कर दिया कि सारा श्रेय हमारा जो है सी लैंग्वेज लिखने का वो आपके मतलब डेनिस रीचे को जाता है। फिर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जब सी लैंग्वेज आ गई तो बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम पे, अभी भी है, उस टाइम पे सी लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज पॉपुलर होने का रीज़न ये था कि इसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस आ गए। ये तो पहली चीज़, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाने लगी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई, डेटा टाइप का नॉलेज हो गया, है ना, स्ट्रक्चर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ, मतलब इतना फेमस हुआ कि सारी चीज़ें इसमें यहाँ आपका को जो यूनिक्स है वो सी में लिखा जाने लगा। असेंबलर का जो कोड था वो भी सी लैंग्वेज में लिखा जाने लगा। ये सारी चीज़ें इसमें सी लैंग्वेज में लिखी जाने लगी, बड़ी फेमस लैंग्वेज हुई उस टाइम पे। अब क्या हुआ, ये चला, कुछ टाइम तक चलता रहा ये। उसके बाद में आपका इन द 1989 हाँ, इन द 1983 में, इन द 1983 में आंसी का नाम सुना होगा आपने, आंसी, ये NSI, आंसी, अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, वो आए पिक्चर में इन द 1983 में। और उन्होंने सी लैंग्वेज पे थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और उसका नाम अलग ही कर दिया, कुछ नाम चेंज कर दिया उसका इन द 1983 में उन्होंने। अभी तक तो इसका नाम सी लैंग्वेज ही था। अब जब आंसी आया, इरेज कर देता हूँ इसे समझाने के लिए आपको, है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कैसे आया और कौन कौन थे पार्टिसिपेशन, ये रीजन क्या था। BCPL से आपका बी लैंग्वेज बना और बी लैंग्वेज को इन्हांस करके सी लैंग्वेज डेनिस रीचे ने बनाया इन द 1970। जब इनकी 1972 में जब बुक आई, तब से हम जानने लगे कि सी लैंग्वेज हमारा क्या है। तब से ये इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लाइफ में आया इन द 1972। उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं आए थे, एक्चुअली में बुक आया था इनका, जो फर्स्ट एडिशन की बुक थी था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1972 में लॉन्च किया गया। तब से हम जानने लगे सी लैंग्वेज हमारी 1972 में आई, है ना। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में कुछ टाइम बाद में यहाँ पे आंसी पिक्चर में आई। आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना, ये इन द 1983 में आंसी आया, जो सी प्रोग्रामिंग पे थोड़ा फर्दर मतलब कुछ चेंजेस किए और भी सारी चीज़ें इन्हेंस किए उसमें, और उसका नाम रख दिया, सी लैंग्वेज का नाम रख दिया इन्होंने आंसी। आंसी XJ11, है ना, आंसी XJ11 ऐसा इन्होंने नाम रख दिया। फिर ये चीज़ें वहाँ पे समझ में नहीं आने लगी कि XJ11 क्या है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, फर्दर इस पे और काम किया, सी लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया और उन्हें फाइनल डेफिनेशन दिया इसका, सी लैंग्वेज का इन द 1988 में। इन्होंने फाइनल डेफिनेशन दिया इसे आंसी सी, आंसी सी, इन्होंने आंसी सी लैंग्वेज को आंसी सी कहा, और अभी भी हम इसे इसी नाम से जानते हैं, आंसी सी के नाम से जानते हैं। आंसी सी 1988 में जो फाइनल डेफिनेशन थी वो रखी गई, है ना। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से जो इसका नाम रखा गया वो आंसी सी रखा गया। कुछ टाइम बाद फिर क्या हुआ कि आंसी सी को ISO के थ्रू, ISO ने इसे अडॉप्ट कर लिया। ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया, आंसी सी को अडॉप्ट कर लिया।
और उसने अपने तरीके से इसका नाम रखना मतलब रखा, उसका नाम था ISOC। ISOC फाइनल आंसर इसका क्या बना, ISOC, जिसके थ्रू ISO ने क्या रखा इसका नाम, ISOC। सी लैंग्वेज का जो नाम था, फाइनल नाम था, वो ISOC था, लेकिन स्टिल अभी भी हम लोग ये जानते हैं आंसर सी के नाम से, इसे हम जानते हैं। तो ये थी इसकी इन्वेंशन कैसे हुई, आई होप आपको समझ। आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसका नाम फाइनल डिफिनेशन दिया आंसी सी। उसके बाद में जब ISO ने इसे अडॉप्ट किया, उस पर फर्दर इन्हांसमेंट किया सी लैंग्वेज पे, और उसने एक अलग सा नाम रख दिया ISOC। ISOC है ना, ISO का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, मैं लिख देता हूँ अगर नहीं जानते हो तो। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट कर लिया सी लैंग्वेज को, और उन्होंने अपना नाम दे दिया ISOC। लेकिन हम लोग अभी भी आंसी सी के नाम से हम अपने सी लैंग्वेज को जानते हैं। तो ये रही अपने सी लैंग्वेज का हिस्ट्री है ना, थोड़ा बहुत हिस्ट्री रहा। जो ये पीछे का बैकग्राउंड था, जो बी लैंग्वेज किसने लिखा, बी लैंग्वेज को फर्दर इम्प्रूवमेंट किया गया, तब जाके आपका सी लैंग्वेज बना, बी लैंग्वेज कैसे बना था, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम इसका अगर बात कर लें कि अभी यूज़ कहाँ होता है ना, यूज़ कहाँ होता, तो हम जानते हैं कि जब सी लैंग्वेज हमारी आई थी तो बड़ी पॉपुलर हुई थी, अभी भी पॉपुलर है। तो वहाँ पे जो भी चीज़ों में था, जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाने लगे वो सी लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। हम जो आपका यूनिक्स सिस्टम था ना, यूनिक्स सिस्टम ये इसका इन्वेंशन कब हुआ था, जो केन थॉमसन ने किया था इन द 1969 में। उस टाइम पे ये किस में लिखी जाती थी, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती थी। फिर जब सी लैंग्वेज आया तो यूनिक्स सिस्टम को इन द 1973 में इसे फिर से लिखा जाने लगा, या फिर ऐसे बोल दो कि असेंबली लैंग्वेज को हटा के इसे किस में लिखा गया, फिर इन द 1973 सी लैंग्वेज में। ऐसे बहुत सारी जगह ये सी लैंग्वेज यूज आने लगे, जैसे मैं बोल दूँ आपको सारी चीज़ों में इसे, जैसे लाइनक्स का सीन आया। लाइनक्स का तो आपको पता है कि पूरा लैंग्वेज जो लिखा गया वो असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज दोनों को कॉम्बिनेशन बना के लिखा गया। जो लाइनक्स सिस्टम आया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी भी सुपर कंप्यूटर में यूज होता है और छोटे मोटे पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और भी कहाँ चीज़ें ये पॉपुलर हुई, ये सी लैंग्वेज का और भी बहुत सारा यूज हुआ और अभी भी होता है। देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो आया 1.0 इन द 1988, हाँ इन द 1998 में आया 1.0, वो भी आपका किस में लिखा गया, सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन था। मैक्सिमम पार्ट सी लैंग्वेज में लिखे गए और कुछ पार्ट थे जो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए। उसके बाद में मैकनटॉस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मैकनटॉस जिसे माइक बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं ना, एप्पल का माइक जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो भी सी लैंग्वेज यूज़ करके लिखा गया उस टाइम पे, अभी भी लिखा जाता है। और कुछ पार्ट जो थे वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए। ऐसे आपका आया स्मार्टफोन। अगर मैं लिस्ट बना दूँ तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। यूज़ का मैं लिस्ट बना दूँ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने इसे यूज़ किया, अभी भी यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 1.0 जब विंडो आया था, है ना, तो उसमें यूज़ किया गया और उसका लगभग 90% कोड किस में लिखा गया, सी लैंग्वेज में, और 10% असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया आपका, मैकनटॉस जिसे हम माइक बोलते हैं। माइक का ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज यूज़ करके यूज़ किया गया, लिखा गया। उसके बाद में आपका मोबाइल जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, वो भी आपका सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। मोबाइल फ़ोन का
इसमें कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, जैसे एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश यानी मैक का भी, और थर्ड वन किसका होता है, विंडो फ़ोन के लिए, विंडो फ़ोन। ये सारी चीज़ें हुई जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे गए वो किस में लिखे गए, सी लैंग्वेज यूज़ करके, अभी भी यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इसमें जो मोबाइल का है ना, इसमें 2-3 चीज़ें यूज़ की गई, सी और C++ बोथ यूज़ हुआ है इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, यूजेस हुई। फिर उसके बाद में एम्बेडेड सिस्टम में आपका यूज होता है। एम्बेडेड सिस्टम मतलब एक छोटा सा कंप्यूटर, सेल्फ कंप्यूटर, जैसे आप एक सपोज़ मान लीजिए आप वॉशिंग मशीन के जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते थे और लिखे जाते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं मोस्टली। उसके बाद में आपके जो टीवी का सॉफ्टवेयर ले लो, टीवी का सॉफ्टवेयर जो आप रिमोट क्लिक करते हैं और फंक्शन करता है ना, वो भी मोस्टली सी में ही लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डे टू डे लाइफ में भी हम सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ऐसे मतलब ये ना आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी लैंग्वेज बना और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि जो बेस बना के गए ना, जो बेस है ना वो हमारा सी लैंग्वेज ही है। ऐसे हमारा जब बेस मजबूत होगा तो हम ऊपर चाहे जितनी मंजिलें चढ़ा लें अपने घर के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये बेस है और ये हमेशा चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। हालांकि बहुत इन्हांसमेंट हुआ, अलग अलग लैंग्वेजेस आए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा आपका मतलब किरदार निभाता है, बहुत बड़ा मतलब आपका बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है सी लैंग्वेज। इसका एंड नहीं है और ना होगा, इन द फ्यूचर में भी इसका एंड नहीं होने वाला, क्योंकि इसका जो बेस है ना, बेस ही सी लैंग्वेज है सारे लैंग्वेजों का। तो कितना भी हम दूसरा लेटेस्ट वर्जन का लैंग्वेज हम यूज़ कर लें, लेकिन हमारा जो बेस है ना सी लैंग्वेज है वो हमेशा ही रहेगा। ऐसे मैं बात करूँ अगर और कहाँ यूज होता है ये, और कहाँ यूज होता है आपका, सपोज़ एक मान लेते हैं जो आपका एक आप फ्रिज ले लो, एक फ्रिज एग्जांपल ले लो, फ्रिज का डोर खोलते हैं, लाइट ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली, और फिर उसके भी सॉफ्टवेयर की टेम्परेचर कैसे सेट करना है, कितने डिग्री सेल्सियस पे हमें सेट करना है, वो सारे सॉफ्टवेयर किस पे लिखे गए, सी लैंग्वेज, मोस्टली सी लैंग्वेज और C++ का यूज़ करके लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें ना यूज़ है इसके, कहाँ पे यूज़ होता है और अभी भी यूज़ होता है और आगे भी यूज़ होता रहेगा सी लैंग्वेज का, ये रुकने वाला नहीं है ना। तो ये रहा छोटा सा, मतलब छोटा सा क्या, ये हिस्ट्री रही आपकी सी लैंग्वेज की कि कैसे बना, कब बना। पहली बुक जो आई थी वो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फर्स्ट एडिशन, है ना, वो लिखी गई 1972। तब से हम, जब वो बुक आई तब से हम सी लैंग्वेज का चलन हो गया कि हम 1972 में हम जानने लगे सी लैंग्वेज को। हालांकि लिख तो गई थी 1972 में, रीज़न उसका यही था लिखने का कि बी लैंग्वेज में बहुत सारी कमियां थीं, जैसे उसे डेटा टाइप का नॉलेज नहीं था और स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था। और ये भी ध्यान रखें, जो पहली लैंग्वेज आई थी इन द हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई, वो बी लैंग्वेज थी। बी लैंग्वेज जो पहली लैंग्वेज ऐसी आई थी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसके बाद में फिर सी लैंग्वेज आई, उसके बाद में फिर आंसी सी आया, फिर आईएसओ ने उसे अडॉप्ट किया और आईएसओ ने अपना नाम दे दिया आईएसओ सी, है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें चलती गई। तो ये रहा आपका हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। यूजेस रहा, थोड़ा बहुत यूजेस मैं बता दिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में यूज होता है, मैकिन्टॉश भी यूज़ करता है, यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी से आपका यूज़ करता है। और मोबाइल में भी तो मोस्टली यूज़ ही होता है, जो आप डे टू डे लाइफ में फ़ोन यूज़ करते हैं अभी, वो भी आपका सी लैंग्वेज में मोस्टली लिखा जाता है, सी और C++ में लिखा जाता है। हो सकता है कुछ पार्ट किसी और लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो कर्नल लेवल के पार्ट्स होते हैं ना, मतलब फंक्शनलिटी होती है कर्नल लेवल की, वो सी लैंग्वेज और C++ यूज़ करके लिखी जाती है। और भी सारी यूजेस हैं इसके, वो हम धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लें। रीज़न ये है, मैं ये अप्रिशिएट क्यों करता रहता हूँ आपको बार बार कि आप पहले वाली क्लासेस ये देख लें, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, लेक्चर सब ना सीक्वेंस वाइज चल रही हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप पहले वाली क्लास देख लें, उसके बाद में फ़र्दर मूव करें, क्योंकि इससे ना आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा और आप फर्दर मूव कर पाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। हालांकि आपको ऐसा कुछ तो है नहीं कि इसमें कंफ्यूज करने वाली बातें हों, लेकिन फिर भी आप अगर सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होती जाएंगी, अच्छे से इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर डायरेक्टली जंप करते हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा प्रीवियस लेक्चर्स तो ठीक है,
चल जाएगा काम। जब हम आगे प्रोग्रामिंग पे पहुँचेंगे, है ना, अपने चैप्टर पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। अगर प्रीवियस लेक्चर एक भी मिस किया तो एक दूसरे से एक दूसरा पार्ट इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्ट होता है, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है पहला वाला। जैसे मैंने बोल दिया वेरिएबल्स, सपोज़ मैं वेरिएबल्स की क्लास हो रही, वेरिएबल्स एक दिन में तो ख़त्म होने वाला नहीं है, एक क्लास में 1 घंटे या आधे घंटे के क्लास में नहीं ख़त्म होने वाला वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स, है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर डेटा टाइप पे 2 लेक्चर्स हुए, आपने पहला मिस कर दिया, सेकंड पे आ गए, तो बहुत सारी चीज़ें आपके मतलब माइंड में कन्फ्यूजन बन जाएगी कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ ये, है ना। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। तो अभी तो आप अगर नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे इजीली। लेकिन मैं अप्रिशिएट ये करूँगा कि जो फ्यूचर्स में हमारे लेक्चर्स होने वाले, क्लास में होने वाले, वैसे तो आप देखिए, सीक्वेंस वाइज देखना है आपको और नोट्स बनाते रहना है। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा, प्लीज़ पे अटेंशन टू डिटेल। हमेशा आप चीज़ों के डिटेल में जाएंगे, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आप फिर उसे फर्दर मूव कर गए, नहीं, हमें डिटेल में जाना है। डिटेल का मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये रहा हम पढ़ने वाला पोर्शन, तो हम यहाँ तक पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक नहीं पढ़ना, आपको यहाँ तक आना है। यानी जहाँ से ये इन्वेंट होना शुरू हो गया कोई भी टॉपिक, मैं इस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो यानी उसका डीप लेवल तक जाके हम पढ़ने वाले हैं, है ना, पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको बहुत आसान हो जाएगा। और इन द लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको सारा, जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो हम लास्ट में ये खोल के अपने हेडर्स फाइल को देखेंगे कि सारे फंक्शंस जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं वो फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन किए गए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बीच में भी खोलेंगे उसे और उसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें देखते चलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और उसके बाद में आपको पढ़ते रहना, मेहनत करना है आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो मेहनत करते रहना है, टाइम देना है खुद को और फर्दर मूव करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।